नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं रवि, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है और जिसका सभी स्टूडेंट को इंतज़ार था, यानी रेलवे ग्रुप डी। जी दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। पूरा जो पहले शॉर्ट नोटिफ़िकेशन जारी हुआ हुआ था, उसका पूरा विस्तृत नोटिफ़िकेशन, डिटेल नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। हालाँकि ये चीज़ें सभी को पता थी कि नो वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि सोर्स के माध्यम से या उनका रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से आपके शॉर्ट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया था, जिसमें मेन-मेन चीज़ें आपको पता लग गई थी और मैंने भी आपको अवगत करा दी थी। तो दोस्तों, आज जो पूरा डिटेल वीडियो रहने वाला है, वो आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से रहने वाला है। उसकी पूरी जानकारी देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, ठीक है? या 10th पास है या आईटीआई है या अप्रेंटिसशिप है, जो भी कंडीशन हो, वो आपको पता चलेगी। साथ में ऐज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है? साथ में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो बदला है, पुराना पैटर्न पे आधारित है, कैसे है? साथ में एग्ज़ाम डेट फिक्स है या नहीं है, उस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी म सारी चीज़ों मुद्दों को लेके इस नोटिफ़िकेशन को पीडीएफ के थ्रू आपको पूरा डिटेल वीडियो समझाऊँगा। दोस्तों, जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आगामी जो भी अपडेट हो रेलवे के कोई सी भर्ती रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भर्ती रिलेटेड, तो वो आप तक टाइम पे पहुँच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते नहीं हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, सामने आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी, ठीक है? और साथ में यहाँ पूरा सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो कि 2024 का रहने वाला है। 8वां नोटिफिकेशन है ये। अब तक आरआरबी की तरफ से पूरे 8 नोटिफिकेशन निकल चुके हैं इस ग्रुप डी के मिला के, ठीक है दोस्तों? आप सोच सकते हो 2024 में आरआरबी की तरफ से 8 नौकरियां, जो भी अलग अलग पोस्ट पे, ठीक है दोस्तों? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक साल में इतनी वैकेंसी निकालना। और साथ में अभी कुछ एएलपी की मान लो, रेलवे जेईएन, आरपीएफ, एसआई, इनकी एग्जाम्स लग चुकी है दोस्तों, और साथ में उनके आंसर की भी आ चुकी है। और साथ में टेक्नीशियन फर्स्ट और थर्ड, उनकी भी एग्जाम लग चुकी है, उनकी भी आंसर की आ चुकी है। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत फास्ट काम चल रहा है इस दौरान, ठीक है दोस्तों? तो आपको कोशिश करनी है, आप अपनी तैयारी में भी पीछे ना रहिए, आपकी तैयारी भी बिल्कुल आगे रहनी चाहिए आरआरबी की तरह, ठीक है दोस्तों? अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कि क्या इस आरआरबी ग्रुप डी में क्या-क्या चीज़ें दी गई है, क्या पुराने पैटर्न पे रही है, क्या नया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो ये 8वां नोटिफ़िकेशन है आरआरबी की तरफ से। और फ़ोटो में आप देख सकते हो, जो आपको फ़ोटो दी गई है, वो एक ग्रुप डी के अलग-अलग पोस्ट है, उनके एक इमेज दी गई है, उसके थ्रू आपको बताया गया है कि यहाँ पे ग्रुप डी का इस तरह से काम रहने वाला है। तो दोस्तों, ये ग्रुप डी के वर्कर भी होते हैं और एक प्राइवेट वर्कर भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये फोटो देख के हताश मत होना, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग बहुत सारी अलग पोस्ट होती है ग्रुप डी में, ठीक है? अब आते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 की रहने वाली है, 7th सीपीसी यानी 7th पे कमीशन पे के हिसाब से आपको पेमेंट से रहेगी आपको। और साथ में जो है आपको बता देता हूँ कि 8वें सीपीसी यानी जो 8वां पे कमीशन है, उसको भी मंजूरी दे दी है, वो भी अब लागू हो जाएगा। और लागू होने के बाद में दोस्तों, एक ग्रुप डी के रिलेटेड, तो दोस्तों उसकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मेन मुद्दा आता है बाद में सैलरी का, ठीक है? तो सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी ग्रुप डी की भी। अब शुरुआत में देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई है। सामने आपको पूरा यहाँ पे शेड्यूल दी गया है कि आपके जो नोटिफ़िकेशन है और साथ में जो आपके आवेदन है, वो कब से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28 दिसंबर 2024 को आपको सोर्स नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था कि ग्रुप डी रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी आने वाली है, ये एसेंशियल चीज़ें, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी गई थी, अवगत करा दिया था आरआरबी ने, ठीक है? अब पब्लिकेशन कब हुआ था इसका? 22 जनवरी 2025 को इसका पब्लिकेशन पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया, ठीक है? अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म स्टार्ट होंगे 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म, और 22 फरवरी 2025 की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इन दौरान आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में जो आपके पेमेंट की डेट है, वो पेमेंट की डेट आपके 24 फरवरी 2025 तक 12 बजे तक रहने वाली है। और साथ में अगर कोई आपसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन विंडो ओपन किया जाएगा। उसके लिए डेट दी जाएगी 25 फरवरी 2025 से लेके 6 मार्च 2025 तक आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन रहेगा। इन दौरान आप अपना कोई जो भी अगर मिस्टेक हुई है, वो सुधार सकते हो, ठीक है दोस्तों? और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना होगा,
कुछ चार्ज लगेगा आपका संशोधन के लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे कि आपको और क्या-क्या चीज़ें इसमें जानने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ग्लैंस, है ना? ठीक है, इसमें आप यहाँ पूरा देख सकते हो आपकी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 और 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, यानी आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट है, ठीक है, वो लेवल 1 पे मैट्रिक्स की रहने वाली है, साथ में 7 पे कमीशन का के आधार पे आपकी पे मैट्रिक्स रहेगी। साथ में जो इनिशियल पेमेंट है वो आपको 18,000 मिलेगा। उसके बाद में जो भी अलाउंस होते हैं रेलवे की तरफ से वो जुड़ जाएंगे और उसके जुड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट आपके 25,000 की से लेके 30,000 के बीच में रहेगी। वो भी सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। आपके इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है, मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 36 तक आपकी एज है मैक्सिमम। इसके बाद में जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है वो अलग है, ओके। अब टोटल वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दी गई है 32,438, ठीक है, 32,438 आपकी टोटल पोस्ट है ग्रुप डी की। अब इनमें अलग अलग पोस्ट डिवाइड होगी, अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट रहेगी, उनमें भी आपकी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है वो अलग रहेगी। तो आपको दोस्तों जोन से जोन सेलेक्ट करना है, जोन के आधार पर ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है, जब आप आवेदन करते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उस दौरान आप अपना जो भी ये ईमेल और साथ में मोबाइल नंबर है बिल्कुल सटीक और सही डालना है, क्योंकि आगामी जो भी कोई सूचना होती है रेलवे की तरफ से वो आप तक टाइम पे पहुंच सके, और चाहे से वो एडमिट कार्ड रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई सिलेक्शन से रिलेटेड हो, तो उसकी सूचना आप तक टाइम पे पहुंच सके। कि दोस्तों ये पहले के टाइम में होता था जब आपका जो सूचना होती थी, कॉल लेटर की बात करें, एडमिट कार्ड की बात करें या रिजल्ट जॉइनिंग लेटर की बात करें, तो वो आपके घर तक पहुंचता था, तब जाके आपको सूचना मिलती थी। तो दोस्तों पहले के टाइम पे ऐसे होता था और काफ़ी टाइम लेट भी हो जाता था लेटर आने में, एडमिट कार्ड हो या फिर जॉइनिंग लेटर हो, जिसके कारण काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं चलता था, है ना? पर अब काफ़ी समय से इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल सटीक डालना है, जिससे आगामी जो भी कोई सूचना हो और आरआरबी की तरफ से वो आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझनी होगी और जानने की ज़रूरत है। दोस्तों मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं। मेडिकल फिटनेस यहाँ पे दिया गया है। आपका एक मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट है वो निर्धारित होती है, ठीक है। जैसे ही टेबल आएगी मेडिकल वाली, मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको एक पोस्ट के रिगार्डिंग अलग कैटेगरी डिवाइड बढ़ती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, एज लिमिट का दिया गया है। इसकी भी एक टेबल आएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि किस कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट फ्रेश है, पहली बार आरआरबी में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्रिएटिन अकाउंट करना होगा आपको, नया अकाउंट बनाना होगा, उसमें सारी चीज़ें अपडेट करनी होगी, ठीक है। आपकी एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उसको आपको संभाल के रखना है। जब भी कोई अपडेट होता है, फॉर्म भरना होता है या एडमिट कार्ड या रिजल्ट देखना होता है, तो आपको वो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के देखना होगा, ठीक है। आपको अप्लाई करना, कभी भी कोई वैकेंसी आएगी तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड फिक्स रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, सीबीटी लगेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका जो स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एक मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जो भी एक कट ऑफ जाती है कैटेगरी वाइज और पोस्ट रिलेटेड जोन वाइज, तो दोस्तों वो अगले चरण यानी पीईटी में अपीयर हो जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। उसके बाद में भी अगर वो पास हो जाते हैं, जो कि एक क्वालिफाइड नेचर होता है, तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लास्ट में पहुंचा जाता है। वो आपकी लास्ट स्टेज होती है, ठीक है दोस्तों। और आगे आता है कॉल लेटर, आपका एडमिट कार्ड रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाता है। अब आता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फॉर पीईटी, यानी पीईटी में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो दोस्तों वो जितनी वैकेंसी होती है उनके 3 टाइम्स आपको लिया जाएगा पीईटी में, ठीक है। अब पीईटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, वो आगे पहुंचते हैं किसके लिए, डीवी और मेडिकल के लिए। जो भी आपके जितनी भी पोस्ट है उतनी ही 1 गुना की ही पोस्ट आगे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको टाइम पे बता दिया जाएगा अगर उस स्टेज तक आप पहुंचते हो तो। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3 ऑफ मार्क्स से रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो बहुत समझ के अटेम्प्ट करना होता है।
आगे दोस्तों एक चीज़ जो आपको बहुत देख जानने की जो ज़रूरत है, जब आप अपना आवेदन कर रहे होते हैं तब आपका नाम, आपका फादर नेम और डीओबी, ठीक है, वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो डिटेल जैसी है वैसे ही आपको लिखनी होती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको ये सामना करना पड़ सकता है दिक्कत का, ठीक है दोस्तों। तो जो आपके 10th क्लास में हो, मैट्रिकुलेशन में हो, जो डिटेल आपका नाम, आपका फादर नेम और साथ में डीओबी, वही डिटेल आपको फिल करनी है एप्लीकेशन में। ओके दोस्तों, जब आप अपना आवेदन कर रहे होते हो तो आपके सामने एक प्रेफरेंसी वाला भी आता है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी ग्रुप डी से अलग अलग पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट बोलने को ग्रुप डी है, पर अंदर जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट की होती है, ठीक है। इनमें रेलवे की अलग अलग यूनिट बटी होती है और जोन वाइज अलग अलग रहता है, और उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग पोस्ट का वेरिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको पहले श्योर करना है कि आप कौन से जोन से भरना है, आपको कौन से जोन में आपकी जो रिलेटेड एक पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, वो देख के ही आपको जोन सेलेक्ट करना है, और जोन के आधार पर ही आपको उसमें जितनी भी पोस्ट दी गई होती है उनमें की प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आप पहले आवेदन करने से पहले ये चीज़ें आपको पूरा क्लियर करना होगा। अब बात रही कि जोन वाइज कितनी पोस्ट है और साथ में जोन वाइज कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट बटी होती है, तो दोस्तों सबसे लास्ट में टेबल के थ्रू आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो कैंडिडेट हमारी वीडियो में अब तक बने हैं, वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगामी जो भी अभी टेबल में बताऊंगा वैकेंसी की किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। और आपके साथ में एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, तो दोस्तों उनको फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी मिलती है। यानी अगर आपने नॉर्थ का कैंडिडेट साउथ के जोन से भरा है, तो दोस्तों उसके लिए पहले एग्जाम से पहले एक ट्रेवल पास जारी होता है, ठीक है, स्लीपर क्लास का। यानी उसे स्लीपर क्लास का एक पास जारी होगा, वो अपने पास के स्टेशन पे जाके उसको टिकट बनवा सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जिस डेट को एग्जाम हो वो, और साथ में रिटर्न का भी वो सारी डिटेल भर के दे देनी होती है आपके पास के स्टेशन पे, वो आपका टिकट बना के दे देगा, ठीक है, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ही उपलब्ध है, ठीक है। और साथ में आपको जब आप अपने ये टिकट करवाने जाते हो पास के स्टेशन पे, तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा वहाँ, एक वेरीफाई दिखाने के लिए कि आप ही हो वो कैंडिडेट, ठीक है। उसके लिए कि ये चीज़ें आपको फ्री से फैसिलिटी आपको मिल सके, तो आपको दोस्तों जब आप अपना आवेदन कर रहे होते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उस टाइम अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो सेंट्रल वाला वो अपलोड करना होता है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है कि जो पोस्ट का पेरीमीटर है, क्या क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या दिया गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको टेबल दी गई है एनेक्सर ए में, साथ में पोस्ट वाइज क्या क्या किस कैटेगरी कितनी पोस्ट है वो भी सारी चीज़ें दी गई है इसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको बताया था पूरी टेबल होती है, इसमें A2 A3 है ना, B1 B2 C1 और C2 ये मेडिकल कैटेगरी बटी हुई है। जिस कैटेगरी के अंदर जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको पूरा करना होता है, और जब मैं पूरा पोस्ट पैरामीटर बताऊंगा उसमें हर पोस्ट के आगे मेडिकल कैटेगरी की लिख रखी होगी कि ये A1 इसके लिए A1 है, इसके लिए A3, इसके लिए B1 B2 जो भी हो वो लिखा होगा, उसको आपको ध्यान में रखने ही आप अपनी प्रेफरेंसी आपको जब देनी है जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। हालांकि आप अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, और भरने से पहले बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना, क्योंकि जब आपका डीवी होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो आप प्रेफरेंसी कुछ और देते हो और मिल कुछ और जाती है। तो इस चीज़ से, इस निराशा से दूर होने के लिए आपको ये जो तैयारी है फिल करने की बहुत ही सोच समझ के करनी होती है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल बात बता देता हूँ दोस्तों, पूरी कैटेगरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको पूरा जानने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पर्टिकुलर इसी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा अगर मैं इसको बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका अलग वीडियो बनाऊं। मैं नॉर्मल बता देता हूँ, है ना। आपका जो A2 कैटेगरी है उसमें ओनली 6/9 आपके जितनी भी ये कैटेगरी है उसमें आपकी जो विजन है, आंखों की जो वो है विजन, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। 6/9 नॉर्मली दी गई है, ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेज, यानी जो अगर आपने चश्मा पहना है
तो भी 6/9 होनी चाहिए और बिना चश्मे के भी आपके 6/9 होनी चाहिए। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस विजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नियर विजन में 0.6 का क्राइटेरिया है विद और विदाउट। नियर विजन में 0.6 का क्राइटेरिया है विदाउट ग्लासेज, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा इसका पार्ट, ठीक है। जो कैंडिडेट देखना चाहते हैं वो आराम से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं क्या क्राइटेरिया दिया गया हुआ है, ठीक है। इसमें आगे ये भी यहाँ पे भी देख सकते हो, वीडियो को पॉज करना है, आपको पूरा डिटेल देख लेना है क्या क्राइटेरिया क्या नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आते हैं एज के एज लिमिट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 33 है, ठीक है। 3 साल का जो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया, जैसे स्टार्टिंग मैंने 18 से मैं 36 बताया था, यहाँ पे 18 से 33 है। 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो कोविड पेंडेमिक के कारण आपका एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी 18 से 36 हो चुका है, ठीक है दोस्तों। 18 से 36 यहाँ पे दे दिया गया है 3 साल को मिला के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के कारण, ठीक है। इसके बाद में रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैंडिडेट है, एनसीएल यानी नॉन क्रिमिनल है, तो उसे 3 साल की छूट है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। अब इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है। ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस को 3 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल, वहीं एससी एसटी के लिए 8 साल की छूट है। वहीं फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी पीएच कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, उनमें यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 10 साल की छूट, ओबीसी एनसीएल में 13 साल, और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट है तो 15 साल की छूट है, ठीक है। वहीं अगर कोई कैंडिडेट डिपार्टमेंट से है, ग्रुप डी के लेवल में है, ठीक है, लेबर स्टाफ में है, तो उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया हुआ है, वो यहाँ पे पूरा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वहीं पे अदर जो भी कैटेगरी आती है वहाँ यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई किया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी छूट दी गई है। ये दोस्तों आपका इसका क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आगे आते हैं, आगे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा साफ लिख रखा है, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी पॉलिटेक्निक वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। एग्जाम फीस में दोस्तों जो एससी कैंडिडेट है, ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, वो उन सभी की, साथ में आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है, इन सभी को मिला के फीस है वो है 250 रुपये। और इनके अलावा जो भी कैटेगरी बचती है, ठीक है, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, उनके लिए आपकी फीस रहेगी 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये फीस रहेगी। आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है फीस का भी। साथ में एक चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपकी फीस है वो रिफंड होगी अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया, यानी आप मान लो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, आपकी फीस लगी है। जब आप अपना आवेदन फॉर्म फिल करते हो तो उस टाइम आपकी डिटेल ले ली जाती है अकाउंट की। जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद में एक टाइम बाद में आपका पूरा जो पैसा है ना, वो मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसी कैंडिडेट को पैसा मिलेगा जिसने एग्ज़ाम दी गई है, ठीक है, यानी एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है अगर आपको रिफंड लेना है तो। ओके, अब आगे आते हैं। एक चीज़ दोस्तों जो आपको जानने की ज़रूरत है और बहुत एसेंशियल है, जो कैंडिडेट ने अप्रेंटिस करी होती है रेलवे की तरफ से, ठीक है, रेलवे की तरफ से हर जोन में टाइम टू टाइम अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती रहती है। जो भी कैंडिडेट ने अप्रेंटिस करी हुई है और अप्रेंटिस 1 साल की होती है, तो दोस्तों वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़ें हालांकि बहुत कैंडिडेट नहीं जानते, इसलिए मैंने चीज़ें आपको क्लियरिफाई कर दी है। अब वापस से बता देता हूँ, जिस भी कैंडिडेट ने रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस किया है 1 साल का, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। उसके लिए अलग से कोटा होता है, अलग से इसकी वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट अलग होती है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे, जिसमें क्लैरिफाई किया है। पहले आपका सीबीटी लगेगा, उसके बाद में पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद में आपका डीवी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये चरण है, 4 चरण, इन चरणों से आपको गुजरना होगा, तब जाके आप रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट हासिल कर पाओगे। अब आते हैं मेन आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एग्जाम पैटर्न पे, कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है आरआरबी ग्रुप डी का वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो टाइम है वो ड्यूरेशन दिया गया है 90 मिनट का टाइम, यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। साथ में आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन आपके किस तरह से रहेंगे। आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट है,
पहला है जनरल साइंस, ठीक है, उसके में है 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, वहीं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरह आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3 ऑफ मार्क्स, ठीक है। और साथ में आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा दिया गया है, ठीक है। मैथ का यहाँ सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी टॉपिक दिए गए हैं, जनरल साइंस की ये है, और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के टॉपिक ये है। एक चीज जो आपको जानने की जरूरत है और वो चीज आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं कि जो जनरल साइंस है एक एनसीईआरटी होती है, एक सीबीएसई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूरा क्लेरिफाई कर रखा है, जो आपकी ये जनरल साइंस है वो 10th स्टैंडर्ड की रहने वाली है और वो भी सीबीएसई पैटर्न पे आधारित रहेगी। यानी आपका जो भी लेवल पूछा जाएगा वो 10th स्टैंडर्ड जो कि सीबीएसई में के रिलेटेड हो वो पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं है, यहाँ पे सीबीएसई है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कि क्या चीज आपको दी गई है। जब आप अपना सीबीटी दोगे तो जितने नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, उसके 3 गुना यानी 3 टाइम्स आपका सेलेक्ट किया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है। पीईटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब मेल फीमेल की बात करते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या चीज है। तो दोस्तों शुरुआत में आपको 35 किलो वजन कैरी करना होगा, यानी 35 किलो वजन उठा के आपको 100 मीटर चलना होगा, ठीक है। 100 मीटर चलना होगा और वो भी 2 मिनट के अंदर पूरा करना होगा, ठीक है। और इसके लिए ओनली एक चांस मिलेगा, 35 किलो का वजन 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। आप चाहे से दौड़ो चलो कुछ भी करो, आपको 2 मिनट के अंदर ही 35 किलो वजन ले जाना होगा, पार करना होगा 100 मीटर। वहीं पे के बाद में आपका 1000 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ होगी यानी 1 किलोमीटर, वो पूरी करनी होगी आपका 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं पे फीमेल की बात करते हैं दोस्तों, फीमेल में 35 किलो की जगह आपको 20 किलो वजन उठाना होगा, उसके लिए सेम आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मीटर चलना होगा, ठीक है। यहाँ वजन कम कम है, दूरी इतनी है, टाइम इतना ही है। वहीं पे दौड़ की बात करते हैं दोस्तों, दौड़ सेम है, 1000 मीटर चलना होगा, बस इसमें टाइम ज़्यादा मिलेगा फीमेल को, 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इस टाइम के अंदर आपको 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पूरे करने होंगे। तो दोस्तों ये है पीईटी क्वालिफाइड नेचर, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट इसमें पूरा क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आगे डीवी और मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो जितनी पोस्टें उसके 1 गुना ही सेलेक्ट होंगे। और साथ में यहाँ पे दोस्तों प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं वो सारी चीजें डिटेल है। अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी से है, बिलोंग करती है, तो वो चीजें यहाँ पे देख सकती है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, वो देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया दिया गया है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकता है, मैं उसे पूरी डिटेल बता दूंगा, या अगर आवश्यकता ज्यादा कमेंट आए जा ना इससे रिलेटेड तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, पैनल लिस्ट बनेगी कैंडिडेट की, जो भी जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी पोस्ट है, उसकी एक लास्ट पैनल बन जाता है। यानी जिस कैंडिडेट को लास्ट में क्लियर हो जाता है तो उसका नाम आ जाता है, उसे कौन सा प्रेफरेंस उसने जो भरी है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या कौन सा सेक्शन मिला है वो मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, 32,438 वैकेंसी है, तो आपकी काफी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगी, तो स्वाभाविक बात है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल रखनी है, जिससे आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बढ़े तो प्लस में ही बढ़े, माइनस ना हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं हाउ टू अप्लाई, जो आपका आवेदन अप्लाई करने का तरीका है, क्या क्या स्टेज फॉलो करनी है क्या नहीं करनी, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर किसी परेशानी होती है आवेदन करते समय तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी जाके मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आगे आते हैं दोस्तों, मॉडिफिकेशन के लिए मैं बता ही दिया कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, डेट की रहने वाली है। इसमें जो चार्ज लगेगा मॉडिफिकेशन का वो आपका 250 लगेगा, ठीक है। आपकी जो भी कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आपको 250 अलग से फीस पे करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो यहाँ पे दी गई है।
जब लास्ट का टाइम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तब मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें और दी गई है, क्या चीज़ें आपको ले जाना की ज़रूरत है। ठीक है, साथ में और भी कोई कंडीशन है तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। अब आगे दोस्तों, पूरा जो फर्स्ट टेबल है जैसे कि पहले बता रहा था, एनेक्सर ए यानी टेबल ए आपकी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, डिपार्टमेंट जो पोस्ट है असिस्टेंट का, उसका डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है। ठीक है, उसका जो सब डिपार्टमेंट है, जो यूनिट है वो कौन सी रहने वाली है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी मेडिकल कैटेगरी क्या है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा बेंच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, पोस्ट वाइज वीआई है ना, एचआई, आईएलडी, एमडी, ये सारी चीज़ दी गई है। यहाँ पे साथ में एज का क्राइटेरिया भी दिया गया है, वो चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। और मेन चीज़ जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, मेन चीज़ आपको पहले क्वालिफिकेशन का बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, आपका या तो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी आईटीआई होनी चाहिए। साथ में अगर अप्रेंटिस कैंडिडेट हो, उसने रेलवे की तरफ से 1 साल का अप्रेंटिस किया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जो भी प्रेफरेंस देनी है आपको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 14। ठीक है, 14 पोस्ट रहेगी, उसी के आधार पे आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं है। आपको ओनली आपका डिपार्टमेंट और जो सब डिपार्टमेंट है, साथ में मेडिकल कैटेगरी है, उसको ध्यान में रख के ही भरना होगा। ये तो आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट पैरामीटर का दिया गया है। ठीक है, आगे जो टेबल्स आएगी वो जोन वाइज आएगी। जोन वाइज आपके जोन वाइज के साथ साथ आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई होती है। तो चलो आते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वेस्टर्न रेलवे मुंबई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है, जिस कैटेगरी की, जिस डिपार्टमेंट की, वो सारी चीजें दी गई है। आपको यहाँ पे जोन देखना है कि किस जोन में आपकी जो भी कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी में आपकी क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, जोन वाइज बहुत अलग अलग जोन है, सबको मैं अलग से पूरी डिटेल बता नहीं पाऊंगा। ठीक, आपको करना ये है कि आपको ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आपको उस लिंक को क्लिक करना है, जिससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पीडीएफ में मान लो हर एक जोन को देखना है आपको, हर एक जोन को, जैसे मुंबई जोन है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे में भी अलग आएगी, मुंबई में ये आपको जोन नीचे मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये ओपन करना है बारी बारी से। ठीक है, आपकी कैटेगरी देखनी है, उसमें आपको जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे टोटल लिखा हुआ। ठीक है, जैसे मान लो यूआर कैंडिडेट है, यूआर में 1892 पोस्ट है, सभी कैटेगरी को मिला के। ठीक है, वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, और साथ में टोटल पोस्ट जो दी गई है, टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है 4672 वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। ये दो चीजें लिखनी है आप तो, एक की कैटेगरी वाइज टोटल और एक टोटल। ठीक है, इन दो को लिखना है। और ऐसे ही जितनी भी जोन की वैकेंसी है, सेम ऐसे ही आपको आपका डाटा तैयार करना है। तब जब आपका डाटा पूरा जोन वाइज इकट्ठा हो जाए, तब आपको ये तय करना है कि आप कौन से जोन से अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों, मैंने पूरा जो आपका सिलेक्शन है जोन का, वो भी बता दिया है कि किस तरह से आपका जो जोन का सिलेक्शन है वो करना है। साथ में आपको एक चीज जो ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है ना, उसमें वो कौन सी है, A1 है, A2 है, B1 B2 है, C1 C2, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट भी देखनी है कि वो कितनी है कितनी नहीं है। उस आधार पे भी एक क्राइटेरिया है जोन को सेलेक्ट करने का। तो दोस्तों, आगे जोन वाइज सारे जोन आएंगे। ठीक है, यहाँ जयपुर का आ गया, ऐसे ही अलग अलग जोन आएंगे। ठीक है, वो सारी डिटेल आपको देखनी है, पीडीएफ के थ्रू आपको देखनी पड़ेगी। ये वीडियो में पूरा बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर कैंडिडेट, अब मान लो यूआर कैंडिडेट है तो उसे यूआर से मतलब है, मैं पूरी कैटेगरी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है, पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ में आराम से अपना हर एक जोन को देखना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट देखनी है।
ठीक है, टाइम लगेगा पर आपके लिए बाद के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा इतना ही है, बाद में पूरी जोन वाइज सारी डिटेल है। तो जो जानने की आपकी जरूरत थी, जो मेन डाटा था वो मैंने आपको शेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं, अब तक लास्ट तक बने रहे हैं, तो उनको धन्यवाद। और साथ में अब तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक कैंडिडेट जो 10th पास है, तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, 32,438 वैकेंसी है, उसके लिए एक चांस हो सकता है अगर वो एज का क्राइटेरिया के अंदर आ रहा हो तो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए नोटिफिकेशन नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।